गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम लगातार अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यूसली करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था कि कैसे प्लांक के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया और किस तरह से जो हमारे पास वेव थ्योरी थी उसके द्वारा कौन कौन सी जो फिनोमेना थी वो एक्सप्लेन किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा कौन कौन सी फिनोमेना थी उनको एक्सप्लेन किया गया। हमने ये देखा था कि हमारे जो तरंगीय प्रकृति है, तरंगीय प्रकृति के द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इन सब की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की सहायता से हम जो है हमारे पास कृष्णिका विकिरण प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन इफेक्ट, इसके अलावा जो रमन प्रभाव, युग्म उत्पादन आदि ये जो घटनाएं थी इनको हम प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन जो फेनोमेना हैं इनको हम जो प्रकाश की हमारे पास कणीय प्रकृति है अर्थात जो हमारे पास पार्टिकल नेचर होता है इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन ये जो हमारे सारे के सारे जो फेनोमेना हैं इनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब समस्या ये रही कि हम प्रकाश की कणीय प्रकृति लेकर के जो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट थे, ये जो फेनोमेना थी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनको क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति को एक्सेप्ट किया जाए या प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को एक्सेप्ट किया जाए, इस बात को लेकर के क्या आ गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो कुछ घटनाएं हैं उनको तो हम प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन कर पा रहे थे और कुछ जो घटनाएं हैं उनको प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो साइंटिस्टों ने एक सर्वसम्मति से होकर के एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि जो है हमारे पास प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, द्वैत प्रकृति है। अर्थात किन्हीं घटनाओं को प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को आधार मानते हुए एक्सप्लेन किया जा सकता है या समझाया जा सकता है और किन्हीं घटनाओं को प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज उनमें से ही जिन घटनाओं को हमारी तरंगीय नेचर या वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था उनको हम किसकी सहायता से एक्सप्लेन कर पाए थे, उनको हम प्रकाश की कणीय प्रकृति आधार या प्रकाश का जो वेव नेचर सॉरी पार्टिकल नेचर है इसको आधार मानते हुए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कौन सा, ब्लैक बॉडी का। पहला टॉपिक आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कृष्णिका। अब हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ब्लैक बॉडी है क्या है। ठीक है, तो बहुत से जो लोग हैं इसको ब्लैक बॉडी इसलिए कह देते हैं कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, हमारे पास काला होता है और बॉडी का मतलब कोई वस्तु हो जाती है। तो ज़्यादातर जो लोगों के दिमाग में थॉट आता है वो ये आता है कि कोई भी हमारे पास जो काली वस्तु होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लैक बॉडी कह देते हैं या माना जा सकता है इस तरह से कह देते हैं। लेकिन ये बात, क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो निर्धारण किया जाता है, ब्लैक बॉडी का कोई भी पदार्थ हमारे पास ब्लैक बॉडी होगा या नहीं होगा, उसका जो निर्धारण किया जाता है वो उसके प्रकाश के अवशोषण की दर और प्रकाश के उत्सर्जन की दो जो दर है उसके आधार पर उस पदार्थ का निर्धारण किया जाता है कि ब्लैक बॉडी होगा या नहीं होगा, अर्थात वह कृष्णिका है या नहीं। तो कृष्णिका को अगर मैं नॉर्मल शब्दों में अगर डिफाइन करूं तो क्या है, एक का हमारे पास एक ऐसा भौतिक पिंड है जिस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो यह सारी की सारी लेंथ को क्या कर लेता है, सारे के सारे प्रकाश को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थात कोई भी प्रकाश क्या नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं। और यदि अगर हम इसको गर्म करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो क्या होता है, ये सारे की सारे वेव लेंथ की क्या करता है, रेडियस। अगर मैं बात करूं बेसिक तौर पर तो हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस बेसिक
तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है तो हमारे पास कौन कौन सी फेनोमेना होंगी। प्रकाश की किरण आने के पश्चात क्या होगा, पहले तो या तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर प्रकाश का कुछ रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रकाश का कुछ क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और के बाद क्या हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो सकता है हमारे पास, प्रकाश का क्या हो सकता है हमारे पास, ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है तो या तो उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, अगर उसका क्या हो रहा है, उसका अगर हमारे पास अपवर्तन नहीं हो रहा है, का अपवर्तन और पारगमन नहीं हो रहा है, बॉडी पर आने वाला जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो किसी भी बॉडी पर, कोई भी बॉडी है उस पर जब लाइट को डाल रहे हैं और लाइट को जैसे ही डालते हैं और उसमें क्या हो, वो बॉडी, हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जाती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और यदि प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रही है, में क्या होगा कि वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से हट जाएगी। ठीक है, अर्थात इस फेनोमेना को या इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यदि कोई भी प्रकाश वस्तु पर आपतित हो रहा है तो क्या होगा कि अगर वो परावर्तित नहीं हो रहा है तो उसका क्या होगा, फिर अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात वापस से उसका फिर क्या होता है, पारगमन होता है। क्या होता है हमारे पास, पारगमन होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश हमारे पास आपतित होता है तो हमारे पास तीन घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी, परावर्तन, परावर्तन होगा या तो, या प्रकाश का क्या होगा हमारे पास, अपवर्तन होगा, या क्या होगा हमारे पास, प्रकाश का अपवर्तन होगा, या फिर प्रकाश का क्या होगा हमारे पास, पारगमन, क्या होगा, या फिर प्रकाश का क्या होगा, पारगमन होगा हमारे पास, पारगमन होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ब्लैक बॉडी का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास यदि आपतित होने वाला प्रकाश पूर्ण रूपेण क्या हो जाए, का परावर्तन भी नहीं हो और उसका पारगमन भी नहीं हो, और वो जो आने वाला जो प्रकाश है वो क्या कर लिया जाए, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाए, अर्थात बॉडी के अंदर ही उसका क्या हो जाए, अपवर्तन, या पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाए, उसको अवशोषित कर लिया जाए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये बनेगी, या फिर दूसरी स्थिति क्या बनेगी, का परावर्तन ना होकर के, अपवर्तन ना होकर के, अर्थात प्रकाश की किरण आई और उसका पूर्ण रूपेण अपवर्तन होने के पश्चात क्या हुआ, उसका पारगमन हो गया, हमारे पास ये बनेगी। तीसरी स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, पारगमन की स्थिति। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्लैक बॉडी का जो केस है, ब्लैक बॉडी की जो केस की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है कि ब्लैक बॉडी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा, एक पिंड का, एक ऐसा, एक ऐसा सा भौतिक पिंड, का भौतिक पिंड, पिंड पर प्रकाश आपतित करते हैं, पर प्रकाश आपतित करते हैं, पर प्रकाश आपतित करते हैं तो वह, तो वह तो वह प्रकाश को, प्रकाश को हम क्या कहते हैं, क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, तो वह उस प्रकाश को पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से, क्या कर ले, अवशोषित कर ले, रूप से अवशोषित, से अवशोषित कर ले, अर्थात
अर्थात कोई भी रेडिएशन, अर्थात कोई भी किरण, अर्थात कोई भी विकिरण क्या नहीं करे, कोई भी विकिरण परावर्तित ना करे, परावर्तित ना करे। क्या हो गया, एक ऐसा भौतिक पिंड जिस पर प्रकाश जब हम आपतित करते हैं, वह उस प्रकाश को, क्या ऊर्जा है हमारे पास, क्या कर ले, अब कर ले, अर्थात कोई परावर्तित, तब हमारे पास इस प्रकार का जो पिंड होता है वो कहलाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा भौतिक पिंड जब उसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, वो हमारे पास सारी की सारी जो वेवलेंथ है, सारी की सारी जो वेवलेंथ की रेडिएशन क्या करे, इमिट करे, तब इस प्रकार का जो पिंड है वो क्या कहलाता है हमारे पास। अब मैं अगर बात करूं तो ब्लैक बॉडी की जो प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है कि इसको एक दिन में सॉल्व कर लिया गया था। तो हमारे पास एक किरचॉफ है, किरचॉफ के द्वारा इस प्रॉब्लम की गई और इसको सॉल्व करने में लगभग 40 साल का क्या लग गया, समय लग गया। अब कोई भी वस्तु कितने प्रतिशत ब्लैक बॉडी का गुण रखेगी या कोई भी वस्तु कृष्णिका कब डिसाइड होगी, वो डिपेंड हो गया किस पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, कि उसके अंदर अवशोषण क्षमता और उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी है। इस अगर मैं बात करूं तो कोई भी आदर्श जो है ब्लैक बॉडी नहीं होती, कि आदर्श ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन कुछ प्रतिशत के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छी क्या है, ब्लैक बॉडी है। जैसे कि हमारे पास जो है प्लेटिनम ब्लैक है, प्लेटिनम ब्लैक एक ऐसा पदार्थ है कि है जिसके पास जो है ब्लैक बॉडी की जो प्रॉपर्टीज है, वो ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज है उसको लगभग 97 96 से प्रतिशत से ऑलमोस्ट 97% तक क्या करता है, फिलफुल करता है। अर्थात अगर हम प्लेटिनम ब्लैक पर, अगर हम प्लेटिनम ब्लैक, यदि हम प्लेटिनम ब्लैक पर क्या करें, रेडिएशंस क्या करें, डालें, ये क्या करेगा, लगभग अगर हम 100% विकिरण डाल रहे हैं तो वो लगभग 96% विकिरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित, 96 से लेकर के 97%। और यदि हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 96 से 97% की जो विकिरण होंगी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अब इसके लिए जो अगर हम फीचर्स की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या कहती है, किरचॉफ ने एक बात कही थी कृष्णिका को लेकर के कि एक अच्छा अवशोषक की क्या होता है, एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा अच्छा अवशोषक, एक अच्छा अवशोषक, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है, एक अच्छा उत्सर्जक, अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो हमारे पास किरचॉफ है, उन्होंने क्या बताया कि एक अच्छा जो अवशोषक पदार्थ है वो एक अच्छा क्या होता है, हमारे पास उत्सर्जक पदार्थ भी होता है, अच्छा भी होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो हमारे पास के लिए उत्सर्जकता गुणांक या अवशोषण गुणांक, उत्सर्जकता उत्सर्जकता गुणांक का मान, उत्सर्जकता गुणांक का मान, उत्सर्जकता गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है, एक होता है उत्सर्जकता गुणांक का मान, का जो मान है उत्सर्जकता गुणांक का मान कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। और अवशोषण गुणांक का मान भी 1 होता है। और हमारे पास अवशोषण गुणांक है, अवशोषण जो गुणांक है हमारे पास, अवशोषण
अवशोषण गुणांक का मान, भी, अवशोषण गुणांक का मान भी क्या होता है हमारे पास भी एक का है, का मान भी क्या हो गया, एक अच्छा अवशोषक जो पदार्थ होता है वो एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, अर्थात अगर वो सारी की सारी रेडिएशन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो सारी की एमिट भी करेगा। क्या कहा उन्होंने, उत्सर्जकता गुणांक का मान 1 होता है, ठीक है, और उत्सर्जकता या अवशोषक का मान क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास जो एग्जाम्पल की बात करूँ, क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, तो है प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम 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 ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, सूर्य, काजल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लैक बॉडी के क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो ब्लैक बॉडी के अंदर की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी के अंदर किस तरह की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मान लो हमारे पास ये क्या है, कैविटी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ये है, हमारे पास कोई भी क्या है कैविटी है, और इसको एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो दीवारें हैं क्या कर देता हूँ, प्लैटिनम ब्लैक से क्या कर देता हूँ, इनकी दीवारों को क्या कर देता हूँ, काला कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, काला कर दिया है मैंने इसकी दीवारों को, और क्या लगा दिया, किसका लेप कर दिया है मैंने, प्लैटिनम ब्लैक का कर दिया है। प्लैटिनम ब्लैक जो है वो एक सबसे अच्छी क्या है होती है हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है। अब क्या होगा सर, जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेडिएशन डालूंगा, क्या होगा कि इस कैविटी के अंदर इस रेडिएशन का क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बार बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन कब तक होता रहेगा, जब तक कि का पूर्ण रूप से क्या नहीं हो जाए, एब्जॉर्वेशन नहीं हो जाए, या ब्लैक बॉडी के द्वारा इसको क्या नहीं कर लिया जाए, एब्जॉर्व नहीं कर लिया जाए। क्या है, मान लो ये कितना है हमारे पास, मैंने 500 केल्विन टेम्परेचर पर क्या डाली, एक रेट डाली। अब क्या होगा, तो जब हम बार बार क्या करेंगे इसका एक बॉडी के अंदर डालेंगे तो बार बार क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से जब तक होगा जब तक कि इसका क्या नहीं हो जाए, पूर्ण क्या नहीं हो जाए, इसका अवशोषण, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें पता है कि प्लेटिनम ब्लैक से बनी हुई है ये, प्लेटिनम ब्लैक से इसको लेपित किया गया है, तो हम इसे जैसे ही गर्म करेंगे, अब ये तो हो गई इसके पास क्या, अवशोषण की प्रक्रिया, ये तो क्या हो गई हमारे पास अवशोषण की प्रक्रिया, ये तो हो गई हमारे पास अवशोषण की अवशोषण की प्रक्रिया में क्या हुआ है कि हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेडिएशंस डाली है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेडिएशंस को डाला है, और उस रेडिएशंस का इस ब्लैक बॉडी के अंदर क्या हुआ है, बार बार परावर्तन हुआ है, और परावर्तन कब तक हुआ है, तब नहीं कर। अब अगर हम इसको गर्म करें, अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें, हीट करें, तो हम क्या जानते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है हमारे पास, कोई भी जो मटेरियल होता है क्या होता है, छोटा हुआ होता है। और अणु की बात करें तो अणु परमाणु से मिलकर के बने हुए, और अगर हम बात करें परमाणु की बारे में तो क्या होता है कि परमाणु की जो है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक नाभिक होता है, और नाभिक में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे क्या कर रहे होते हैं, वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहे होते हैं, कर लगा रहे होते हैं सर हमारे एटम के अंदर, अर्थात नाभिक के चारों तरफ। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो पदार्थ है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जैसे ही हम क्या कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, इस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी
मूल अवस्था है जो अपनी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और यहाँ ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻, कहते हैं पावर माइनस 8 सेकेंड। और उसके पश्चात वापस से कहाँ आते हैं, ग्राउंड स्टेट की तरफ क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट की तरफ क्या करते हैं और ये ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हुए क्या करते हैं, दोनों एंगल्स के बराबर, ये हमारे पास मान लो बराबर क्या करते हैं, दोनों के बराबर क्या करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर क्या होते हैं, करोड़ों, तो हमारे पास एक एटम है उसके अंदर हमारे पास करोड़, उस स्थिति में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं साथ कहाँ, उत्तेजित अवस्था में, और वहाँ अवस्था में टाइम पावर माइनस 8 सेकेंड हैं और वापस से कहाँ आते हैं, मूल अवस्था में का प्रयास करते हैं। अब मैं अगर बात करूं टाइम पीरियड बहुत कम है, तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से गया और वापस आया, गया वापस आया, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, फ्लक्चुएशंस होगा, क्या होगा, वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा। और ये कंडीशंस हमारे पास को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास क्या करती है, ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ब्लैक बॉडी के अंदर भी यही प्रक्रिया हमारे पास हो रही होती है कि जैसे ही हम ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, तो इसके अंदर उपस्थित जो एटम्स हैं, एटम्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऑसिलेशंस करते हैं, ऑसिलेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऑसिलेशंस करते हैं तो क्या करते हैं, रेडिएशन करते हैं। ये पूरी जो हमारे पास कैविटी है ये क्या होती है, विद्युत तरंगों से भर जाती है। और विद्युत तरंगों से जब भर जाती है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो हमारे पास बारीक जो छिद्र होता है इसकी सहायता से बाहर मिलना हमें प्राप्त होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या होती है, वर्किंग होती है। अब इसको देखो ब्लैक बॉडी क्यों कहा गया, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है ब्लैक बॉडी क्यों कहा गया। तो ब्लैक बॉडी इसलिए कहा जाता है, अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो ये जो है हमारे पास प्रकाश के आपतित होने की जो घटना है ये ऑब्वियसली हो रही होती है। जैसे हम गर्मियों के दिनों में अगर देखें कि मान लो कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर लाइट पड़ेगी तो क्या करेगा, अगर वो गीला है तो लाइट क्या है हमारे पास, एनर्जी है, एनर्जी है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा तो वो ड्राई होना स्टार्ट होगी, ठीक है, ड्राई होना स्टार्ट होगी, सूखना स्टार्ट करेगी। तो इसी तरह से होता क्या है कि जब वो प्रकाश प्रकाश हर वस्तु पर पड़ता है, अब रिफ्लेक्शन की वजह से तो हमें दिखाई देता है, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें दिखाई नहीं देगी। अब स्थिति क्या है कि रेडिएशंस हैं जो हमारे पास प्रकाश है वो हमारे पास प्रत्येक बॉडी पर गिरता है और वहां से क्या होती है, रेडिएशन से और वो जो रेडिएशन से पदार्थ से इमिट होने वाली जो रेडिएशंस हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, इंफ्रारेड रेंज की होती है। अवरक्त क्षेत्र हमारे पास किसकी होती हैं, अवरक्त अवरक्त क्षेत्र की होती हैं, अवरक्त क्षेत्र की होती हैं, ठीक है। और अवरक्त क्षेत्र में क्या होता है, अवरक्त क्षेत्र हम हमारी जो आंखें होती हैं अवरक्त क्षेत्र क्या नहीं होती, स्टेबल नहीं होती या सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। अवरक्त क्षेत्र को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए जो जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हैं उनको हम एक तरह से क्या कह देते हैं कि भैया डार्क है या मतलब ब्लैक है। इस वजह से ना देखने की वजह से, क्योंकि जो उत्सर्जित होने वाली जो रेडिएशन है रेड रेंज की वजह से वो हमारे दृश्य क्षेत्र में नहीं होती, और दृश्य क्षेत्र में ना होने की वजह से दृश्य क्षेत्र में हैं, दृश्य क्षेत्र में और दृश्य क्षेत्र में नहीं होने की वजह से, दृश्य क्षेत्र में नहीं होने की वजह से हमने क्या कह दिया है, इसका नाम कृष्णिका रख दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कृष्णिका की क्या रही हमारे पास वर्किंग रही। अब साइंटिस्टों ने क्या देखा कि कृष्णिका को जब गर्म करते हैं, कृष्णिका को जब गर्म करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है, हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कि हम टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के पश्चात हमारे पास क्या मिल रही है, हमें रेडिएशंस मिल रही हैं। हम देखते हैं कि कितनी रेडिएशंस क्या हो रही हैं,
एनर्जी की रेडिएशन क्या हो रही है, इमिट हो रही है, और वो जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी क्या है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो कितने वेवलेंथ की हो रही है, उनकी उत्सर्जित होने वाली जो रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ क्या है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, कौन कौन से, तो आ जाएगा टेम्परेचर, ताप, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ई को बोल सकते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। और तीसरा जो वेरिएबल होगा, तीसरा हम ये कौन कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन हो रही हैं। हालांकि जो प्रॉपर्टी तो है कि जीरो से लेकर के यह जीरो करके और तरंग धैर्य, तरंग तरंग धैर्य की क्या करते हैं, वेवलेंथ, जीरो से इन्फिनिटी वेवलेंथ की क्या करती हैं, रेडिएशंस क्या करती हैं, करती हैं। तो तीसरा वेरिएबल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तरंग धैर्य हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इन तीनों में क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, और वो जो ग्राफ है हमारा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कृष्णिका विकिरण वक्र क्या कहलाएगा, कृष्णिका विकिरण वक्र कहलाएगा, कि हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।